हेलो चैंपियंस, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर सीए शंकर लखवानी। देखो सर, जब बात आती है प्रोफेशनल एथिक्स की तो पूरा इंडिया है ना क्लॉज को बहुत अच्छी तरीके से करके जाता है। मतलब उनको उनका नंबर भी याद रहता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, कौन सा जॉब को लेगा, कौन सा प्रैक्टिस को लेगा, सब याद करते हैं। लेकिन आईसीआई उसमें से घुमाता भी ज्यादा है। हाँ, तो मैं मेरे क्लास वालों को हमेशा बोलता हूं क्लॉज तो आपको अच्छे से करना ही है, मैं कवर करवाता ही हूं, मिससेलेनियस पोर्शन भी आपको बेस्ट तरीके से कवर करना पड़ता है भाई। वो तो बोनस मार्क्स होते हैं क्योंकि उसमें से आईसीआई घुमाता भी नहीं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको एग्जाम में मिलेंगे, जरा भी आईसीआई घुमाता नहीं है। अब भाई इस बार है ना मिससेलेनियस पार्ट में थोड़े से अमेंडमेंट आए हैं। लोगो गाइडलाइंस का एक अमेंडमेंट है जो कि मैं तुमको 1 मिनट में करा दूंगा ये वीडियो में, और है एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के जो डिसीजन है जो एकदम लास्ट में दिए हुए हैं, तुम उसको छोड़ नहीं सकते हो, बहुत इजी है। खाली 1.5 पेजेस में कवर्ड है अपने जो मैजिक चार्ट्स है ना उसमें, तो प्लीज छोड़ना मत, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बोनस मार्किंग है सर, और इस बार अमेंडमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें कुछ 9-10 नए डिसीजन ऐड हुए हैं, लेकिन खाली 9-10 कराओगे क्या सर? नहीं सर, ये वीडियो में मैंने आपको सारे 44 डिसीजन करा दिए हैं जो भी हमारी लेटेस्ट आईसीएम मॉड्यूल में आपको मिलेंगे। तो भाई टेंशन नहीं है भाई, शंकर लखवानी आया है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करा के जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड कवरेज करा के जाएगा। 1 घंटे में पूरा का पूरा सारे के सारे डिसीजन, खाली अमेंडमेंट वाले नहीं सर, सारे डिसीजन करा दिए तुम्हारे भाई ने। भाई या तो ये आएंगे एमसीक्यू के फॉर्म में, या तो जो केस स्टडी आती है ना उसमें पता है क्या होगा, अगर मान लो 4 मार्क की केस स्टडी है तो 2 मार्क का वो लोग क्रॉस टेस्ट करेंगे तुम्हारा, और सेम केस स्टडी में 2 मार्क के वो लोग ईएसबी के डिसीजन टेस्ट करेंगे। या तो अगर 5 मार्क की केस स्टडी होती तो वो लोग क्या करते हैं, 3 मार्क के लिए तुम्हारे क्रॉस टेस्ट करते हैं और 2 मार्क के लिए तुम्हारी ईएसबी के डिसीजन टेस्ट करेंगे। तो इस बार पक्का पक्का भाई आने ही वाला है, और इजी है। मैं बोल रहा हूं ना, क्लॉज में से वो लोग घुमाते हैं, लेकिन यहां से तो डायरेक्ट 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 आता है। बेस्ट कवरेज है, करते हुए चलना। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, रेगुलर अपडेट्स मिलेगी, तुम्हारा भाई निकल जाएगा तुम्हारा अटेम्प्ट। क्लियर है? हाँ सर हाँ। दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चालू करो, एंजॉय करो रीसेंट डिसीजंस ऑफ ईएसबी एंड लोगो गाइडलाइंस। चलिए, मस्त मस्त सी प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी बातें मैं आपको करवा देता हूं। चलो सर, लोगो गाइडलाइंस। पता है तुमको सीए का नया लोगो आया है? पहले खाली दिखाया था सीए था, अब क्या आ गया है ना सर, सीए ऐसे करके इंडिया। हाँ सर, ये नया लोगो है, कुछ काम का नहीं है, खाली एक बार पढ़ने जैसा है, कुछ काम का नहीं है। क्या बोला है? लेटर सीए ब्लू कलर में लिखा हुआ है विथ ट्राई कलर टिक मार्क अपसाइड डाउन, उन लोगों ने से टिक मार्क किया हुआ है सीए इंडिया वाला। व्हाइट बैकग्राउंड है, इंडिया लिखा गया नए लोगों में। आपको एज इट इज लोगो यूज करना है, एज इट इज, यानी उसमें 1% का भी तुम चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तुम फॉन्ट स्टाइल उसकी नहीं बदल सकते, स्पेसिंग नहीं बदल सकते, ऐसा नहीं कर सकते सी इधर है फिर इतनी देर दूर तुमने ए लिखा, नहीं सर। डायमेंशंस नहीं बदल सकते, डिजाइन नहीं बदल सकते, कलर्स नहीं बदल सकते, बैकग्राउंड नहीं बदल सकते, उसको रोटेट नहीं कर सकते, उसको टिल्ट नहीं कर सकते, ऐसा टेढ़ा नहीं लगा सकते हो। क्लियर है? श्रिंक नहीं कर सकते, साइज वगैरह नहीं बदल सकते भाई, एज इट इज लोगों को वापरना। और ट्रांजिशन टाइम दिया था 1 ईयर का, अब तो ये खत्म हो गया 1 ईयर का टाइम, तो अभी इररिलेवेंट हो गया। क्या मैंने बोला? यानी कि फॉर एग्जांपल पुरानी सीए फर्म्स जो थी वो कौन सा पुराना लोगो यूज करती थी, तो नया आया ना, तो उसके बाद ट्रांजिशन टाइम दिया गया कि भाई 1 साल के अंदर अंदर मैं हम तुमको टाइम दे रहे, अब तुम पुराना वाला बदल करके हर जगह नया वाला सीए लोगो यूज करो। यानी तुम्हारे जो ऊपर साइन बोर्ड है, तुम्हारे फर्म का नेम बोर्ड है, फर्म का तुम्हारा नेम बोर्ड होगा, तुम्हारा विजिटिंग कार्ड वगैरह होगा, 1 साल दे रहे हैं। ऐसा नहीं किया था कि आज नया लोगो लॉन्च हुआ है अगले दिन से ही तुम्हारे विजिटिंग कार्ड पे, तुम्हारे नेम प्लेट पे क्या होना चाहिए, नया लोगो लगा हुआ होना चाहिए। बोला 1 साल का टाइम दिया था, 1 साल का ट्रांजिशन पीरियड है, नए वाले लोगो पे स्विच कर जाना, बस इतना ही था, कुछ काम का नहीं था। क्लियर है क्या? चलो फटाफट से क्या करेंगे सर, 70 प्लस का क्या करेंगे सब लोग, कमिटमेंट करेंगे सर, कमिटमेंट करेंगे सब लोग। किसका करेंगे कमिटमेंट? 70 प्लस का कमिटमेंट, कमिटमेंट कमिटमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है? हाँ, अपना बाकी था रीसेंट डिसीजंस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। मैक्सिमम वेटेज इज अराउंड 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के आसपास इसका आ सकता है। मैक्सिमम मान लो, चलो 4 मार्क भी मान लो, उससे ऊपर तो नहीं आने वाला मेरे हिसाब से, तो 0 to 2 मार्क्स इसका वेटेज रहता है। ये छोटे छोटे ईएसबी के डिसीजन है, यानी ये किस फॉर्म में आ सकते हैं, फॉर्म नंबर 1 ये एमसीक्यू में आ सकते हैं, फॉर्म नंबर 2 ये आएंगे एक बड़ी सी केस स्टडी में, इसका 2 मार्क का पॉइंट होगा। यानी मान लो कोई बड़ी सी केस स्टडी है, उसमें क्लॉज भी टेस्ट होंगे तुम्हारे और ईएसबी के डिसीजन भी टेस्ट होंगे। क्वेश्चन करेंगे ना तो पता चल जाएगा, खाली इसको समझते चलो, माथाफोड़ी मत करो ज्यादा। पहले मैं तुमको इजी वाले डिसीजन करा दूं, आओ पहले मैं तुमको आसान वाले डिसीजन कराता हूं। स्टेट ऑडिटर इज नॉट परमिटेड टू एंगेज इन कंपाइलेशन एंगेजमेंट। मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूं फॉर योर इंफॉर्मेशन। लेट मी चेक, 1 मिनट, गुम हो गया यार पेज नंबर, मेरा पेशेंस टेस्ट हो रहा है अभी। चलो सर, रीसेंट डिसीजंस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड, कोई है ना वो बता दो, कोई है ना लाइव चैट में वो बता दो। रीसेंट डिसीजंस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड, आजा मेरे भाई।
ये देखो 79 का कमिटमेंट कर रहे हैं लोग, 78 का कमिटमेंट कर रहे हैं एग्जैक्ट, मजा आ गया। 77। सर आप किसी से तो मिलकर आए हो भाई, इधर अकेला ही बैठा हुआ हूं मैं जिंदगी में। किसी से मिलकर आ रहा होता है ना, तो शाम का समय होता है मिलने का, शाम का समय होता है डेट पे जाने का, ठीक है। मैं शाम के समय पे तुम लोगों के साथ बैठा हूं। हाँ, स्टेट ऑडिटर इज नॉट परमिटेड। अच्छा, पेज नंबर तुम 79 78 लिख रहे थे, मेरे को लगा तुम 79 78 वो लिख रहे थे। कमिटमेंट, स्टेट ऑडिटर इज नॉट परमिटेड टू एंगेज इन कंपाइलेशन एंगेजमेंट। मैं आप लोग को बता दूं व्हाट डू यू मीन बाय कंपाइलेशन एंगेजमेंट। SRS 4410 में तुमको पढ़ाऊंगा, पर अभी मैं तुमको बेसिक आइडिया देता हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनाती है ना कोई कंपनी, मैनेजमेंट बनाती है, ठीक है। ऑडिटर तो क्या करता है, खाली चेक करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाती है, हमारी मैनेजमेंट बनाती है। तो ऑडिटर जो है ना हेल्प करता है, हेल्प करता है। अरे अरे मैनेजमेंट, टेंशन काहे लेते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं ना। साथ में मिलकर कंपाइलेशन एंगेजमेंट करते हैं, यानी साथ में मिलकर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। दैट इज समथिंग कॉल्ड कंपाइलेशन एंगेजमेंट। अब तुम लॉजिकली बताओ, अगर तुम ही फाइनेंशियल्स बना रहे हो तो क्या तुम ही स्टेट ऑडिट करोगे क्या? मैंने बोला नहीं करेंगे, सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा ना। हाँ सर, इसीलिए स्टेट ऑडिटर इज नॉट परमिटेड टू एंगेज इन कंपाइलेशन एंगेजमेंट। क्या हुआ? तो जय का नहीं चल रहा। जय एक काम करो, एक बार लॉग आउट करके वापस अंदर आओ, लॉग इन करो। स्टेट ऑडिटर इज नॉट परमिटेड टू एंगेज इन कंपाइलेशन एंगेजमेंट। क्लियर है? यहाँ एप्लीकेशन बंद करके वापस चालू करो जय भाई। ठीक है जय भाई, अच्छा आ गया आप, ग्रेट जय भाई, ग्रेट ग्रेट जय भाई, ग्रेट। क्लियर है क्या? कंपाइलेशन एंगेजमेंट नहीं कर सकता, ये बात समझ गए क्या? मैंने बोला हाँ समझ गए, रीड ही मारते जाने, कोई हाईफाई नहीं है। सर मैं तुमको बताता हूं, सारे के सारे ऑडिट हम कर सकते हैं, सारे के सारे ऑडिट हम कर सकते हैं। यानी कि पता है अपन लोगों ने जब देखा था मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसमें अपने यार थे एनर्जी ऑडिट कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल ऑडिट कर सकते हैं, स्टेट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट। भाई ऑडिट जो है ना सारे कर सकते हैं। ऑडिटर का जन्म क्यों हुआ है? ऑडिट करने के लिए। यानी कि परमिसिबल फॉर प्रैक्टिसिंग सीए टू डू सर्विस असेसमेंट और परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ सेंटर्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MCS। सर ये क्या पागलपंती कर रहे हो? याद करो PSU ऑडिट, उसमें अपन ने परफॉर्मेंस ऑडिट सीखा था, इकोनॉमी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस, यस सर सीखा था। मैंने बस वही बोला है। PSU ऑडिट में कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी जगह कोई भी अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा ना मान लो, तो परफॉर्मेंस ऑडिट, उसको मैं बोलता हूँ सर्विस असेसमेंट, वो तो अपन कर ही सकते हैं, वो तो अपन कर ही सकते हैं। यस सर, कोई भी ऑडिट कर सकते हैं। सिमिलरली परमिसिबल फॉर प्रैक्टिसिंग सीए टू एक्सेप्ट मिस्ट्री ऑडिट। क्या मैं मिस्ट्री ऑडिट कर सकता हूँ क्या? यस सर, ऑडिट आया नहीं कि अपन कर सकते हैं, ऑडिट सारे कर सकते हैं। सर ऐसा है क्या? मैं ब्लर दिख रहा हूँ क्या थोड़ा? एक बार खाली कंफर्म करके बता। तो पूर्वी बोल रही है तो फिर मैं तुम बताओ बाकी से, ये खाली उसका इश्यू है कि सबका इश्यू है? बता दो एक बार खाली, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। परमिसिबल फॉर प्रैक्टिसिंग सीए टू एक्सेप्ट मिस्ट्री ऑडिट, मैं है ना, नहीं दिख रहा हूं, ठीक है ग्रेट। एक बार पूर्वी बाहर जाके वापस अंदर आओ। मिस्ट्री ऑडिट मैं कर सकता हूं। सर ये मिस्ट्री ऑडिट किस बला का नाम है? मैंने बोला सिंपल सी बात को समझो, मैं मान लो पतंजलि का इंटरनल ऑडिटर हूं, ठीक है, मेरे को कोई गड़बड़ पता करनी है, ठीक है, मैं अगर जाऊंगा तो वो लोग कुछ मतलब समझ लो, मैं तुमको एक सिंपल सी बात बताता हूं, एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि पतंजलि ने ना अपने बिस्किट में कुछ मिलावट कर रखी है, अपने मैदे, उसका जो आटा वगैरह होता है ना, उसने कोई भी प्रोडक्ट में मिलावट कर रखी है, वो दवाइयां देता है ना बाबा रामदेव, हाँ। तो मान लो कि मैं, उसको पता है कि भाई शंकर लखवानी है ना 6 फरवरी को आएगा और वो ऑडिट करने वाला है हमारा, ये बाबा रामदेव को पता है। तो बाबा रामदेव उस पर्टिकुलर डे के लिए सारी चीजें सही कर देगा, क्योंकि उसको पता है शंकर लखवानी आएगा, आके हमारी बैंड बजाएगा। हाँ सर, बाबा रामदेव वो 6 फरवरी को सारी चीजें ठीक कर देगा। लेकिन जब मैं ये काम मिस्टीरियस तरीके से करूंगा ना, मिस्टीरियस तरीके से, यानी कि मैं नॉर्मल इंसान बन करके जाऊंगा, मैं बोलूंगा ही नहीं मैं इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट से आया हूं, तब तो साला बाबा रामदेव को पता ही नहीं होगा हमारा ऑडिट होने वाला है। तुम समझे कि नहीं समझे? एग्जाम्पल एक दूसरा देता हूं, यानी मैं मिस्टीरियस तरीके से गया ऑडिट करने के लिए। मैं एग्जांपल दूसरा देता हूं। एक मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब पे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारी एक कंपनी है, मतलब कंपनी में तुम्हारी एक दुकान है मिठाइयों की, ठीक है। अब तुमको पता है कि फूड इंस्पेक्शन वाले आने वाले, तुम्हारी दुकान है मिठाई की, तुमको पता है कि ये पर्टिकुलर डेट पे फूड इंस्पेक्शन वाले आने वाले, तो तुम उस दिन अपनी मिठाई में मिलावट नहीं करोगे।
लेकिन अगर उन लोगों ने सरप्राइज विजिट मारा तो लोग पकड़ लेंगे ना कि तुम्हारी जो मिठाई है वो मिलावट वाली मिठाई है। बस यही होता है मिस्ट्री ऑडिट, यही होता है मिस्ट्री ऑडिट। अचानक से घुस जाना कि भाई हम ऑडिट करने आए हैं किसी को बताए बिना, ताकि मैं गलतियों को झट से पकड़ पाऊं। अब ये मिस्ट्री ऑडिट क्यों होता है, कैसे लगता है, वो सब तुम्हारे कोर्स में नहीं है। सिंपल सी बात को पकड़ते हुए चलना, ऑडिट आएगा ना तो एक सीए सारे ऑडिट कर सकता है। क्लियर? यहाँ पे सरप्राइज ऑडिट की बात चल रही है, गलतियां पकड़ने के लिए मैं सरप्राइज ऐसे ऑडिट करने आया हूं। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है, जल्दी बताओ सर। बिल्कुल, सरप्राइज कैश चेक बैंक ऑडिट वो जो भी है ना, सरप्राइज वाले पे भी मतलब एक सीए सारा कर सकता है, ऑडिट सारे कर सकता है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मैंने बोला यस सर, वी आर गेटिंग योर पॉइंट। सिमिलरली गिफ्ट सिटी है, जैसे गांधीनगर भी गिफ्ट सिटी बन रही है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। सर ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर क्या है ना, बहुत सिंपल सी बात है, ये पर्टिकुलर एरिया में आईएफएससी में गिफ्ट सिटी में जितनी भी फैक्ट्रियां जितनी भी कंपनियां होगी उनको स्पेशल बेनिफिट्स मिलेंगे टैक्स के। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। सर क्या यहां पे एक सीए अपनी प्रैक्टिस खोल सकता है क्या? बिंदास तरीके से खोल सकता है। परमिसिबल फॉर सीए टू सेटअप प्रैक्टिस इन आईएफएससी गिफ्ट सिटी। यानी आईएफएससी गिफ्ट सिटी में ना केवल कंपनियां अपना धंधा लगा सकती है, ना केवल फैक्ट्री लग सकती है, लेकिन एक सीए भी अपनी प्रैक्टिस वहां पे खोल करके बैठ सकता है। ठीक है सर, ठीक है। मान लो कि सौरभ है ना, सौरभ है ना, सौरभ सौरभ है ना, बड़े ध्यान से देखना, सौरभ की फैक्ट्री आईएफएससी में, सौरभ की फैक्ट्री है आईएफएससी में। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। अब सौरभ है ना, सौरभ, उसका जो ऑडिटर है वो आईएफएससी का भी हो सकता है और आईएफएससी के बाहर का भी हो सकता है। सिंपल सी बात है। हाँ सर, बस वही लिखा है, परमिसिबल फॉर सीए टू रेंडर प्रोफेशनल सर्विसेज टू आईएफएससी यूनिट्स फ्रॉम ऑफिसेस आउटसाइड आईएफएससी। यानी मान लो कि भाई जो सीए है हमारा वो बैठा हुआ है मुंबई में, और जो फैक्ट्री थी सौरभ की, फैक्ट्री थी सौरभ की वो कहां पे थी सर? गांधीनगर में थी, गिफ्ट सिटी में। चलेगा क्या? बिंदास तरीके से चलेगा। यानी आईएफएससी वाले लोग जो है, आईएफएससी वाली फैक्ट्रियां जो है ना, आईएफएससी वाली फैक्ट्रियां वो आईएफएससी के ऑडिटर से भी काम करवा सकती है, बाहर के ऑडिटर से भी काम करवा सकती है। क्लियर है क्या? हाँ सर। यानी कि एक सीए जो है, सीए वो आउटसाइड आईएफएससी से भी सर्विस रेंडर कर सकता है एक आईएफएससी यूनिट को। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? एक मिनट देना, एक मिनट देना। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है, मैं कुछ करता हूँ।
चलो अब मैं दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं तुमको? अब ठीक है क्या? अभी अभी बताना सर, अब ठीक है क्या? अभी बताना सर, ठीक है क्या? मैं एक बार मेरी तरफ से चेक कर लेता हूँ सर। हाँ हेलो, अब बताना सर, अब बताना सर, ठीक है क्या? एक बार मैं भी मेरी तरफ से क्या कर लूँ, चेक कर लूँ। हाँ हेलो, अब बताना सर, अब बताना सर, ठीक है क्या? एक बार मैं भी। नहीं ठीक है? हाँ हेलो, अब बताना। नहीं आया? ठीक है चलो, मेरी तरफ से भी क्या है ना, सब कुछ परफेक्ट है। बफर वगैरह हो रहा है क्या? अब मेरे को फटाफट से बता देना, क्योंकि अब मैं कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहता। अब एकदम फ्लो में अपन आ जाए। नहीं हो रहा है ना? अच्छा हो रहा है। यस की नहीं, मैं आ गया उसका यस, की बफर हो रहा है उसका यस। पूरा पूरा सेंटेंस लिखो तो पता चले, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 पे मैं आता हूं। सिंपल सी बात को समझना सर, मान लो, तब तक मेरे को बताना, ठीक है? फाइन है, ग्रेट सर। पॉइंट नंबर 8 पे मैं आता हूं, बड़ी सिंपल से मेरी बात को समझना सर। मेरी है ना, मेरी फैक्ट्री है आईएफएससी यूनिट में। सीए सौरभ की फैक्ट्री है आईएफएससी में। सीए सौरभ की फैक्ट्री आईएफएससी में। आईएफएससी यानी कि गिफ्ट सिटी में है, गांधीनगर में है। तो जो सीए मतलब सीए सौरभ नहीं है, सौरभ की एक दुकान, मतलब सौरभ की एक फैक्ट्री है। क्लियर है? सौरभ सीए नहीं है, सौरभ की एक फैक्ट्री है। तो सौरभ है ना, सौरभ अपना ऑडिट जो है ना, वो आईएफएससी के किसी भी प्रैक्टिसिंग सीए से करवा सकता है या बाहर के प्रैक्टिसिंग सीए से भी करवा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो आईएफएससी के प्रैक्टिसिंग सीए से ही करवाए। यानी परमिसिबल है for CA to render professional services to IFSC unit from offices outside IFSC। यानी ये चलेगा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मुंबई का है और वो किसका ऑडिट कर रहा है, तो मैंने बोला गिफ्ट सिटी में कोई फैक्ट्री है ना, उसका ऑडिट कर रहा है। ये बिंदास तरीके से चल सकता है। क्लियर है कि हाँ? ग्रीन स्क्रीन है, मैंने जानबूझ के रखी है। ग्रीन स्क्रीन है, अभी इसको कुछ छेड़ना नहीं है। पता नहीं कहां से क्या इशू आ रहा है, अभी छेड़ना नहीं है। कोई दिक्कत हो रही तुमको ग्रीन स्क्रीन से तो वो बोलो। तुमको डिस्टर्बिंग हो रही है ग्रीन स्क्रीन तो मैं हटाऊं? अगर तुमको ग्रीन स्क्रीन से फाइन है तो वी विल कीप ग्रीन स्क्रीन फॉर टुडे। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। ग्रीन स्क्रीन है, मेरे को मालूम है। कोई दिक्कत हो रही तो बोलो, मैं हटा देता हूँ। बाकी पता नहीं, शायद उससे कुछ इश्यू आ रहा हो, बिकॉज आई डोंट नो द एग्जैक्ट इशू, मेरे को देखना पड़ेगा। चलेगा ना? ठीक है। अब सिंपल सी बात को समझो, तुम कभी लेटर हेड बनाते हो या तुम्हारा पता है रिपोर्ट जब होती है, तुम एक सीए हो तो रिपोर्ट होती है, पता है तुम्हारी सीए फर्म की रिपोर्ट। उसमें तुम जो लेटर हेड होता है तुम्हारे यहाँ, जो तुम्हारा विजिटिंग कार्ड होता है, क्लियर है, उसमें कभी विजन या मिशन लिखा होता है क्या? मैंने बोला अबे विजिटिंग कार्ड इतना छोटा सा होता है, लेटर हेड पे भी कभी विजन और मिशन लिखा होता है क्या? मैंने बोला कभी नहीं लिखा होता। मैंने क्या बोला सर? कभी भी नहीं लिखा होता। मैंने क्या बोला सर? कभी भी नहीं लिखा होता। यानी बस वही लिखा है, नॉट परमिटेड टू पब्लिश विजन और मिशन स्टेटमेंट ऑन लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड और स्टेशनरी। इट मे बी प्रिंटेड ऑन फर्म प्रोफाइल एंड प्रोवाइडेड ऑन रिक्वेस्ट। एक फर्म प्रोफाइल होता है। फर्म प्रोफाइल इज नथिंग बट, मेरी जो सीए फर्म है ना, वो स्टेट ऑडिट भी करती है, टैक्स ऑडिट भी करती है, ये भी करती है, वो भी करती है। फर्म प्रोफाइल जो होता है ना सर, फर्म प्रोफाइल, उस पर मैं लिख सकता हूं कि मेरा विजन क्या है, मेरा मिशन क्या है। विजन मिशन इज नथिंग बट, मान लो मेरे को 2030 तक क्या करना है जिंदगी के अंदर, मेरी फर्म को 2030 तक हमारा क्या एम है। अभी तो हम जीएसटी की सर्विस देते हैं, 2030 तक हमारा ये एम है कि हम इनकम टैक्स के भी क्या बन जाए, पायोनियर बन जाए। क्लियर है कि हाँ सर? तो कोई अगर रिक्वेस्ट करे ना, तो उसको मैं फर्म प्रोफाइल दूंगा और वो फर्म प्रोफाइल में विजन मिशन स्टेटमेंट में लिख सकता हूं। क्लियर है? यस सर क्लियर है। सिमिलर पॉइंट है सर, इसके मिलता जुलता एक पॉइंट है, सिमिलर पॉइंट है। क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, when you come to point number 34, सेम पॉइंट है, नॉट परमिसिबल टू प्रिंट विजन एंड वैल्यूज बिहाइंड विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड पे आप कभी भी विजन मिशन वैल्यूज नहीं लिख सकते। सर क्यों नहीं लिख सकते? सॉलिसिटेशन माना जाएगा एज पर क्लॉज नंबर 6। क्लॉज नंबर 6 में मैंने तुमको पढ़ाया था सीएपीआ। क्लॉज नंबर 6 पे, क्लॉज नंबर 6 में मैंने तुमको पढ़ाया था सीएपीआ। सीएपीआ क्या बोल रहा था? आप है ना एडवर्टाइज नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात बोली गई है, अगर आप विजिटिंग कार्ड पे खुद का विजन और मिशन लिखने लग गए ना, और विजन और मिशन क्या होता है बेसिकली, कि भाई आज मैं जीएसटी की सर्विस दे रहा हूं एंड 2030 तक मैं इनकम टैक्स की भी सर्विस देना चालू कर दूंगा, तो वो बोल रहे हैं ये तो एक टाइप ऑफ प्रमोशन है, एक टाइप ऑफ प्रमोशन है। तो मेहरबानी करके अगर आपने प्रमोशन किया तो आप किधर कवर हो जाओगे? क्लॉज 6 में कवर हो जाओगे। तो इसीलिए आपने प्रमोशन नहीं करना, इसीलिए आपने विजिटिंग कार्ड पे कोई भी विजन मिशन वैल्यूज वगैरह नहीं लिखनी।
क्योंकि उनका ऐसा मानना है विजिटिंग कार्ड पे जब आप ये चीजें लिखते हो तो आप प्रमोशन कर रहे हो, एंड ऑल टाइप्स ऑफ प्रमोशन आर कवर्ड अंडर क्लॉज 6। ठीक है, आप गिल्टी हो जाओगे क्लॉज नंबर 6 में। बस सिंपल सी बात ये समझ के चलना। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। उसके बाद कौन से अच्छे अच्छे छोटे छोटे डिसीजन है इजी वाले, विच देखो सर, हाँ प्रैक्टिसिंग सीए है ना, एक प्रैक्टिसिंग सीए वो एक कंपनी का इंटरनल ऑडिटर तो बन सकता है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वो इंटरनल ऑडिटर के साथ साथ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर नहीं बन सकता है सेम कंपनी का। एग्जांपल के तौर पे मैं तुमको बताता हूं, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर इज नथिंग बट परचेज डिपार्टमेंट में काम करता है वो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर। मैं रिलायंस का अगर इंटरनल ऑडिट कर रहा हूं ना, तो मैं रिलायंस के परचेज डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे मेरी इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो जाएगी ना। हाँ सर समझ गए। तो बस एक सिंपल सी बात समझ के चलो सर, ताकि मेरी इंडिपेंडेंस अफेक्ट ना हो ना, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं रिलायंस का इंटरनल ऑडिटर हूं तो आई कैंट बी प्रोक्योरमेंट ऑफिसर ऑफ रिलायंस। क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। आसान सी बात थी, छोटी सी बात थी। यस सर छोटी सी बात थी। उसके अलावा एक बात समझ करके चलना, एक सीए है ना, एक सीए वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का काम कर पाएगा, उसके रिलेशन में वो एडवाइस दे पाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिलेशन में, बट वो कभी भी ट्रेडमार्क और पेटेंट का काम नहीं कर पाएगा। बस इस चीज को याद रखते हुए चलना, कहीं एमसीक्यू पे तुमको दिख सकती है। सीए जो है कांट एक्ट एज ट्रेडमार्क और पेटेंट अटॉर्नी। क्लियर है? हाँ अटॉर्नी का मतलब होता है लॉयर, अगर तुम सही भाषा में देखो तो। क्लियर है? हाँ लॉयर क्या करता है, एडवाइस ही देता है। हाँ सर एडवाइस ही देता है। घुमा फिरा के इतना बोला है, आप लॉयर वाला काम, आप एडवाइस वाला काम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिलेशन में कर सकते हो, लेकिन ट्रेडमार्क पेटेंट के लिए तुम नहीं कर सकते। क्वेश्चन में तुमको ट्रेडमार्क दिख गया, पेटेंट दिख गया, तो ये सारे काम एक सीए नहीं करेगा, बट वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का काम कर सकता है। बस इस छोटी सी बात को ध्यान में रखते हुए चलना। क्या सीए फर्म खुद को उद्योग आधार में रजिस्टर करवा सकता है क्या? यस सर वो खुद को उद्योग आधार में रजिस्टर करवा सकता है। वो जो एमएसएमई के लिए होता है ना, ठीक है, क्या होता है वो छोटे फर्म्स के लिए होता है, छोटे फर्म्स खुद को उद्योग आधार पर रजिस्टर करवा सकते हैं। तो मान लो कोई सीए फर्म है जिसकी मतलब इतनी ज्यादा टर्नओवर नहीं है, तो वो भी उद्योग आधार पर खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। क्लियर है क्या? हाँ सर। मैंने तुमको एक बात बताई थी सर, एक सीए ने एक सीए 1 रुपए के भी शेयर्स नहीं खरीद सकता कंपनी में। सीए यानी कि एक स्टेट ऑडिटर, लेकिन इंटरनल ऑडिटर खरीद सकता है। वाह सर वाह। नो प्रोहिबिशन फॉर इंटरनल ऑडिटर ऑफ कंपनी टू परचेज शेयर्स ऑफ कंपनी। एक इंटरनल ऑडिटर चाहे, अगर मैं रिलायंस का इंटरनल ऑडिटर हूं तो मैं रिलायंस के शेयर्स खरीद सकता हूं, खरीद सकता हूं, खरीद सकता हूं, कोई मेरे को नहीं रोक सकता। अच्छा, अगर मैं लेटर लिखूंगा ना, लेटर, तो मैं गिल्टी हो जाऊंगा क्लॉज 6 में। याद है मैं लेटर लिख रहा था, मेरे को काम दो, मेरे को काम दो, मेरे को काम दो, मैं लेटर नहीं लिख सकता हूं पॉसिबल क्लाइंट्स को। सिमिलरली मैं मैसेज भी नहीं भेज सकता हूं। नॉट परमिसिबल फॉर सीए टू सेंड मैसेजेस टू मेक पीपल अवेयर ऑफ प्रैक्टिस। मैंने क्या किया ना, कहीं से तुमको मेरा फोन, मतलब कहीं से मैंने लोगों के फोन नंबर चुराए और मैं सबको मैसेज भेज रहा हूं कि देखो मैंने यहाँ पे है ना सीए की फर्म खोली है, तो मेहरबानी करके मेरे से टैक्स ऑडिट करवाओ, मेहरबानी करके मेरे से इनकम टैक्स रिटर्न भरवाओ। नहीं सर, सब प्रमोशन नहीं कर सकते। प्रमोशन की यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना सर, प्रमोशन का थोड़ा बहुत फैक्टर आ गया, तो अपन प्रमोशन नहीं कर सकते सीए फर्म का। यू कांट सेंड मैसेजेस। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैंने बोला यस सर। Practicing CA being director simpliciter in a company can't sign ROC forms of company. Sir, what do you mean by ROC forms? Register of company के forms. बहुत सिंपल है, बड़े ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला था, डायरेक्टर सिंप्लिसिटर का क्या काम होता है ना, आता है, बैठता है, चला जाता है, बस यही काम होता है उसका। खाली बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए होता है, खाली सिटिंग फीस लेता है, तो वो और कोई भी काम नहीं कर सकता। बस वही है। क्या वो आरओसी फॉर्म्स को साइन कर सकता है क्या? रजिस्टर ऑफ कंपनी के कोई फॉर्म्स है? मैंने बोला नहीं सर, वो साइन कर ही नहीं सकता। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। उसके अलावा देख लो, इजी कराता हूं, पहले तुमको इजी कराता हूं। मैंने क्या बोला था, एक सीए अरर वाले काम कर सकता है। यस सर, प्रैक्टिसिंग सीए कैन एक्ट एज मीडिएटर, आर्बिट्रेटर। अर आ गया ना तो बिंदास तरीके से आप काम करो। क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। मेरे क्लाइंट ने मेरे को फीस नहीं दी, क्या मैं उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जब्त कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकते। सीए कैन नॉट एक्सरसाइज लियन ओवर क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फीस। सर क्यों नहीं कर सकते? ये सारे काम है ना छपरी लोग करते हैं। यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रो, आपको ऐसा नहीं करना। क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। उसके अलावा अरर वाले काम कर सकता हूं, बिंदास तरीके से कर सकते हो। कैन बिकम सेटलर अर, सेटलर अर, ठीक है, ट्रस्ट के सेटलर आप बन सकते हो। सर आप है ना, सर बड़े ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला था, पब नॉट परमिटेड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अंडर राइटिंग, ब्रोकिंग इज नॉट परमिटेड। ब्रोकिंग कैन नॉट होल्ड कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंस। देखो सर, जहां ब्रोकिंग आ गया ना, वो काम आप नहीं कर सकते, ब्रोकर लाइसेंस आप होल्ड नहीं कर सकते हो। क्लैरिटी आती है क्या? मैंने बोला यस सर क्लैरिटी आती है। अब मैं तुमको बताता हूं सर एक सिंपल सी बात, क्या बोला यहां पे, आप है ना डायरेक्टर हो एज पर कंपनीज एक्ट 2030, कोई भी डायरेक्टर हो, ठीक है, इधर दिया हुआ डायरेक्टर सिंप्लिसिटर, कोई भी डायरेक्टर हो, मान लो एमडीओ डब्ल्यूटीडीओ, तो कंपनीज एक्ट ऐसा बोलता है आपको इंडिया में रिसाइड करना पड़ेगा फॉर मिनिमम 182 डेज। ठीक है, इतना रेलेवेंट नहीं था, देखो मैंने रेड में भी मार्क नहीं कर रखा है, एकदम फालतू सी बात थी। डायरेक्टर को 182 डेज के लिए इंडिया में रहना पड़ता है अगर आप इंडिया के किसी कंपनी के क्या हो सर, डायरेक्टर हो तो। क्लियर है? हाँ, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ। और क्या है, आसान सी बातें मैं तुम्हारे सामने करूं, आसान सी बातें करता हूं। पहले मैं तुम्हारे सामने, मालूम एक फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी,
क्या तुम उसके रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो? क्या क्या एक सीए फॉरेन कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है, प्रोवाइडेड वो उस फॉरेन कंपनी का ऑडिटर नहीं होना चाहिए। यानी एक फिरंगी कंपनी है, विदेशी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, एक सीए उसको क्या कर सकता है? उसको रिप्रेजेंट कर सकता है इंडिया में, प्रोवाइडेड अगर मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं इंडिया में, तो भाई मैं जो हूं ना उसका ऑडिटर नहीं होना चाहिए, उसका ऑडिटर कोई और होना चाहिए, नहीं तो वापस से वो इंडिपेंडेंस वाला थ्रेट आ जाएगा। मैंने बोला यस। मान लो सीए प्रवीण है और सीए संयम है, दोनों ने मिलकर जीएसटी पे एक ट्रेनिंग सेशन लिया और उन लोगों ने 1 लाख रुपीज चार्ज किए, तो दोनों 50,000 लेकर के खुद के घर जा सकते हैं क्या? खुशी खुशी जा सकते हैं। यानी कि उन लोगों ने कलेक्टिवली एक जॉइंट ट्रेनिंग सेशन लिया ऑन जीएसटी और शेयर कर ली फीस। चलेगा क्या? बिंदास तरीके से चलेगा, फीस को फिर आधा आधा करके घर लेके जा सकते हैं। एक सीए जो है ना कायोस्क से दे सकता है सर्विसेज, बट ओनली प्रोफेशनल एक्टिविटीज की सर्विसेज। सर समझ में नहीं आया। मान लो 31 जुलाई आने वाली है, मैंने सोचा जून जुलाई में एक टेम्पररी ऑफिस लगाऊंगा, उसके बाद मैं वो ऑफिस बंद कर दूंगा, उसको मैं बोलता हूं कायोस्क। यानी एक सीए टेम्पररी ऑफिस खोल सकता है, लेकिन उसमें वो खाली प्रोफेशनल एक्टिविटीज ही करेगा, वो कोई भी नॉन प्रोफेशनल एक्टिविटीज नहीं कर सकता। जैसे कि सीए ने सोचा कि एक काम करता हूं मैं, है ना, कोई दूसरा बिजनेस भी कर लेता हूं इसके साथ, चलो ना मैं कोई दूसरा बिजनेस कर लेता हूं, चलो मैं ड्राई फ्रूट्स बेच लेता हूं, चलो मैं कंप्यूटर बेच देता हूं, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। खाली प्रोफेशनल एक्टिविटीज आपको करनी है, ऑडिट रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड। आप कायोस्क के द्वारा सर्विसेज दे सकते हो। कायोस्क इज नथिंग बट टेम्पररी ऑफिस। चलो टैक्स ऑडिट का सीजन आने वाला है, मैं अगस्त सितंबर में मेरी ऑफिस खोल करके बैठ जाता हूं, यानी नॉर्मल आपकी ऑफिस नहीं है, खाली आपको 2 महीने के लिए ऑफिस खोल रहे हो, दैट इज समथिंग कॉल्ड कायोस्क। क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। सीए इन सर्विस वाले हो, आप एम्प्लॉय हो, तो क्या आप साइन कर सकते हो? क्या? सख्त मनाही है, आप सर्टिफाई नहीं कर सकते हो रिटर्न को। हाँ, लेकिन आप ई रिटर्न रजिस्ट्रेशन का काम कर सकते हो। देखो आप सर्विस वाले हो ना, आप एम्प्लॉय हो ना, तो आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी करना है ना, वो रजिस्ट्रेशन के काम कर लो, बट यू कैन नॉट सर्टिफाई एनी रिटर्न, यू कैन नॉट साइन ऑन रिटर्न। क्लियर है क्या? सिग्नेचर आप अपनी नहीं कर सकते। वाई? क्योंकि भाई आप क्या हो? एक एम्प्लॉय हो। क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। सर मैंने तुमको एक बात बताई थी, मैं ट्रस्ट का मेंबर हूं, क्या मैं उसको ऑडिट कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकते मेरे भाई, बस वही है, मेंबर ऑफ ट्रस्ट कांट बिकम इट्स ऑडिटर। ये सेम चीज अपन ने पता है कहां पढ़ी थी? कहां पढ़ी थी? अगर तुम मेरे को क्लॉज का नंबर बता दोगे ना, मैं एकदम तुम्हारे आके पांव पड़ दूंगा तुम्हारे घर पे। हाँ बस कायोस्क ठेला समझ सकते हो तुम, कायोस्क का मतलब ठेला समझ सकते हो। आलू ले लो, कांधे ले लो, सुबह से ना एक आलू बिका है, ना ही बिका है, वाह वाह, आधा कांधा। मेंबर ऑफ ट्रस्ट कैन नेवर बिकम इट्स ऑडिटर। पता है ये बात अपन ने कहां सीखी थी? जय बोल रहा है क्लॉज नंबर 1 में सीखी थी। जय भाई रिवीजन की तुमको सख्त जरूरत है। नहीं, फिर कहता है 11 में सीखी थी। जय भाई कह रहा है जय भाई तुमको रिवीजन की सख्त जरूरत है, जय भाई तुमको रिवीजन की सख्त जरूरत है। नितेश भाई भी कह रहे हैं क्लॉज 11 में सीखी थी। अबे मेंबर ऑफ ट्रस्ट कैन नेवर बिकम इट्स ऑडिटर, ये तुमने क्लॉज 11 में सीखी थी। वाह, क्लॉज 11 में अदर बिजनेस की बात चल रही थी मेरे भाइयों। एक जन ने लिखा 11, तो उसके बाद नितेश ने भी लिखा 11, हर्षित ने भी लिखा 11। मेरे भाइयों क्लॉज नंबर 4 पार्ट नंबर 1 ऑफ सेकेंड शेड्यूल, आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था तो आप नहीं बन सकते। ट्रस्ट में मैं मेंबर हूं, मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। वहां पे 2 एग्जाम्पल भी दिए हुए थे कि मैं उस कॉलेज में प्रोफेसर हूं तो ऑडिट नहीं कर सकता, मैं या मेरा पार्टनर ट्रस्टी है ट्रस्ट का तो हम ऑडिट नहीं कर सकते। भाई ऑडिट को अगर तुमने रोज नहीं पढ़ा ना तो एल लग जाएंगे भाई। प्लीज ऑडिट को रोज रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। मैं यहाँ पे जितनी भी एनर्जी डालूं, मैंने वापस से उसको क्यूमुलेटिव रिवीजन भी करा दिया, पर भाई तुम्हारे लिए पेपर लिखने के लिए मैं नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। अब कह रहे हाँ अब याद आ गया पॉइंट सब कह रहे, मैं तुम्हारे बदले पेपर लिखने नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। प्लीज 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 हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ, तुम FRAFM को ध्यान देते, ऑडिट को ध्यान नहीं दे रहे हो। क्यों? ये अपनी जो प्राइवेट प्लेलिस्ट की रिवीजन वीडियोस बनाई है उसमें इमर्जिंग एरियाज को व्यूज आए हैं, बाकियों को कोई देख ही नहीं रहा है। इसका सिंपल सादा सा मतलब है कि लोगों के बैकलॉग चल रहे हैं, यानी इमर्जिंग एरियाज लोगों ने जोश जोश में देख लिया। अपन ने जो पहला चैप्टर चालू किया था, उसके बाद जब धीरे धीरे जब तुम देखोगे ना डिजिटल ऑडिट, बैंक ऑडिट, उसमें व्यूज ही नहीं है। यानी तुम समझ रहे हो, इसका मतलब 80 to 90% लोगों ने तो उसका लेक्चर ही नहीं देखा है, रिवीजन क्या खाक करेंगे। अगर तुम लोगों ने वहां तक, अगर तुम लोगों ने बैंक ऑडिट, डिजिटल ऑडिट के भी रिवीजन लेक्चर देख लिया ना, तुम लोग एक बेस्ट पोजीशन पे हो सर, बेस्ट पोजीशन पे हो। वहां से मेरे को एटलीस्ट पता चल रहा है कि कौन कितना पानी में। वहां से छोड़ो, मेरे को तो सॉफ्टवेयर में पूरा डेटा दिखता है किसने कितना दिखा है। बड़ी शर्म आती है मेरे को बोल के, लोग पानी में अपना पैसा बाहर है, मेरे को अपना पैसा देने पर वो कुछ कर रहे नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका दिखा रहा है कि टोटल वॉच ड्यूरेशन खाली 5 मिनट्स उन लोगों ने लेक्चर देखे। ऐसे बहुत सारे लोग 5 मिनट्स
यानी उन लोगों ने अभी तक अपना कंटेंट कितना सारा हुआ है और उन लोगों ने कितना देखा है, खाली 5 मिनट्स देखा है। बताओ 5 मिनट्स का उनका टोटल वॉच ड्यूरेशन है। क्या ही बोलूं मैं। अभी बैंक ऑडिट के मैंने वो जो प्राइवेट प्लेलिस्ट पर डाला उसमें कुछ 20 या 30 व्यूज है। इसका मतलब खाली इतने ही लोग सीरियस है, बाकी लोग को फेल ही होना है। चलो सेल्फ कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, सेल्फ कर रहे हो तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, पर तो भी एक आइडिया मेरे को आ जाता है कम से कम कि किधर क्या चल रहा है। नहीं मैंने फैन नहीं चला रखा, ये पीछे हमारी एक सोसाइटी है, अबे मच्छर मारने की बहुत बड़ी मशीन है, वो मशीन चलती है तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा आवाज आती है। प्रवीण भाई बोल रहे हैं सारे लेक्चर देखें, बहुत बढ़िया प्रवीण भाई, क्लियर है। तुम तो लाइव जुड़ते हो, तुम सबका नाम तो मेरे को पता ही है, क्लियर है। चलो उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं, ये देखो मेरे को भी डिस्टर्ब हो रहा है, वो बहुत बड़ी मशीन चल रही है पीछे। चलो सर, प्रैक्टिसिंग सीए है ना, प्रैक्टिसिंग सीए वो एडवाइसर बन सकता है क्या? यस सर, सीए का तो काम ही है एडवाइसरी देना, इक्विटी रिसर्च एडवाइसर वो बन सकता है, लेकिन वो कभी भी रिपोर्ट नहीं बनाएगा, पब्लिश नहीं करेगा वो कभी भी रिटेल रिपोर्ट, क्योंकि अगर उसने रिटेल रिपोर्ट पब्लिश करके देना चालू कर दी ना तो इट वुड टेंट अमाउंट टू अदर बिजनेस। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो देखा दूसरा बिजनेस भी कर रहा है। तो मैंने बोला नहीं सर, आप नॉर्मल एडवाइसरी दो, ये सीए का काम है एडवाइसरी देना, पर कभी भी रिपोर्ट बना करके मत देना। क्लियर है? यस सर। इस पे एक टेस्ट और नॉलेज में क्वेश्चन है, तो वापस से इस पे आ जाएंगे जब अपन टीवाईके के क्वेश्चंस जब अपन सॉल्व करेंगे। चलो और क्या इजी करवाऊं मैं तुमको, सिंपल सी बात है, क्या सीए जो है डिजिटल सिग्नेचर का काम कर सकता है क्या? मैंने बोला यस सर, सीए जो है वो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बन सकता है टू ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर फॉर क्लाइंट। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर का काम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। ठीक है सर। मैं हूं ना एसबीआई का स्टेट ऑडिटर हूं, क्या मैं एसबीआई का क्रेडिट कार्ड होल्डर हो सकता हूं क्या? यस सर, एसबीआई मेरे को क्रेडिट कार्ड दे देगा, लेकिन मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 1 लाख रुपीज, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू, प्लीज एमसीक्यू के लिए इसको अच्छे से देख लेना। मैं एसबीआई का ऑडिट करने गया हूं, क्लियर है? हाँ, तो मेरे पास उसका क्रेडिट कार्ड हो सकता है? यस सर, मैं उसका क्रेडिट कार्ड यूज कर सकता हूं, प्रोवाइडेड मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 1 लाख, यानी 1 लाख मेरा पे करने का बाकी रहना चाहिए। क्लियर है? मैक्स टू मैक्स। अगर वो 1 लाख से ज्यादा हो गया तो मतलब फिर मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, फिर मैं उसका ऑडिटर नहीं बन पाऊंगा। क्लियर है? हाँ, आई विल नॉट बी एलिजिबल। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। चलो सर, क्या एक सीए एडवाइसर बन सकता है क्या? हाँ बोला ना सर, एक सीए का काम है एडवाइसरी देना, लेकिन वो है ना कैसी एडवाइसरी देना चाहिए? मैंने बोला एकदम है ना शुद्ध दिल से वो क्या दे सर? एडवाइसरी दे, यानी कि उसको ऐसी एडवाइसरी नहीं दे दी, या मैंने मान लो देखो मेरे को कोई म्यूचुअल फंड कंपनी पैसा दे रही है, सीए साहब लोगों को बोलना कि हमारा वाला म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगाए। मैंने बोला ऐसे सारे काम मत करना, यानी कि नॉर्मल आपको खाली फाइनेंशियल एडवाइसरी देनी है, आप दे सकते हो, लेकिन आप एडवाइसरी के साथ साथ फीस नहीं रिसीव कर सकते, कमीशन नहीं रिसीव कर सकते किसी भी म्यूचुअल फंड से, इंश्योरेंस कंपनी से, एनबीएफसी से। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो प्रवीण आ रहा है, हर्षित आ रहा है, उमंग आ रहा है, सौरभ आ रहा है, मैं सबको पता है क्या बोल रहा हूं, मैं सबको बोल रहा हूं यही में इसी कंपनी में पैसा लगाना, यही पॉलिसी तुम लेना। यानी तुम समझ रहे हो, मैंने वो कंपनी से, मैंने वो पर्टिकुलर एनबीएफसी से, मैंने इंश्योरेंस कंपनी से क्या ले रखे सर? पैसे ले रखे। मैंने बोला बजाज अलियांस इंश्योरेंस ही लेना, नहीं तो इंश्योरेंस खरीदना ही मत। ऐसा सब आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्रोकर वाला काम हो गया, और सीए कभी पब की सर्विस नहीं दे सकता, पोर्टफोलियो अंडरराइटिंग ब्रोकिंग की। यस सर, समझ गए, ओके सर, बहुत इजी था। यस सर। अब नॉट परमिसिबल फॉर प्रैक्टिसिंग सीए टू टेक एजेंसीज ऑफ यूटीआई, जीआईसी, एनएसडीएल। सर एजेंसी आ गया ना तो आपको काम कर ही नहीं सकते, एजेंसी इज नथिंग बट ब्रोकर। भाई एजेंसी का क्या मतलब होता है? ब्रोकर। भाई ब्रोकर वाला काम आप कर ही नहीं सकते, पब नॉट परमिटेड, नॉट परमिटेड, नॉट परमिटेड। क्लियर है क्या? हाँ सर, घुमा फिरा के वो लोग बार बार एक ही बात बोल रहे हैं सर। अच्छा, सिंपल सी बात को समझो सर, ये क्रेडिट कार्ड वाला पॉइंट क्लॉज में भी तो पढ़ा था। कौन से क्लॉज में पढ़ा था तुमने? कौन से क्लॉज में पढ़ा था हर्षित भाई क्रेडिट कार्ड वाला पॉइंट? हाँ चलो सर, मैं क्या बोल रहा हूं ना, बड़े ध्यान से देखना, मैं क्या बोल रहा हूं बड़े ध्यान से देखना। मेरा एम्प्लॉयर है, मान लो मैं कौन हूं? सीए इन सर्विस हूं, दैट इज मैं एम्प्लॉय हूं। क्या मैं मेरे एम्प्लॉयर को टैक्स रिप्रेजेंटेशन की सर्विस दे सकता हूं क्या? मान लो मेरे एम्प्लॉयर ने कुछ घपला किया, टैक्स वाले आए उससे पूछपरछ करने, तो उसने क्या बोला ना, उसने मेरे को आगे कर दिया, कि ले भाई तू मेरे को रिप्रेजेंट कर। तो क्या मैं दे सकता हूं क्या ऐसी सर्विस? यस सर दे सकता हूं, लेकिन मेरे जो कलीग्स होंगे उनको दे सकता हूं क्या? नहीं सर, उन लोगों को मैं नहीं दे सकता, जो मेरे बाकी दूसरे भी लोग काम कर रहे होंगे ना मेरे साथ, हाँ सर उनको मैं नहीं दे सकता। यानी मान लो एक ऑफिस है, मैं उस ऑफिस में बैठा हूं, एक दिन अचानक से इनकम टैक्स वाले आते, मेरे बॉस पे इल्जाम लगाते, तो मेरे बॉस ने मेरे को आगे कर दिया कि ये सीए है, इससे पूछो। क्या मैं बॉस को दूं क्या टैक्स रिप्रेजेंटेशन की सर्विस? यस सर दो। लेकिन अदर एम्प्लॉइज के साथ अगर कुछ हो रहा है जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए मैं खड़ा नहीं रहूंगा, उन लोगों को मैं नहीं देने वाला। क्लियर है क्या? हाँ। और मैं बता दूं, ये अपन ने नहीं पढ़ा था क्रेडिट कार्ड वाला पॉइंट, पता नहीं कोई तो बोला था कि अपन ने क्लॉज में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। ये मैं इनमें से कोई भी पॉइंट आए ना तो तुमको क्या बोलना है? एज पर रीसेंट डिसीजन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड करके चालू हो जाना। क्लियर है क्या? यस सर। सर ये सब नहीं भाई, रटना कुछ नहीं है, खाली रीड मारना है, खाली
इसको एक दो बार रीड मारना है, एमसीक्यू में दिखेगा तो दिखेगा, नहीं तो क्वेश्चन में भी 2 मार्क का ही दिखेगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा क्लियर हो जाएगा, कुछ रटना नहीं है, खाली समझते हुए चलना है। क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो मेरे को एक सिंपल सी बात समझाओ सर, सीए मैं कौन हूँ? स्टेट ऑडिटर हूँ एसबीआई का, एसबीआई का मैं स्टेट ऑडिटर हूँ ना, तो मैं एसबीआई का स्टॉक ऑडिटर या इंस्पेक्शन ऑडिटर नहीं बन सकता हूं। बस सिंपल सी बात को समझना, एसबीआई के किसी भी ब्रांच का नहीं बन सकता हूं, सेम ब्रांच का ही नहीं, खाली किसी भी ब्रांच का नहीं बन सकता हूं। यानी मैं एसबीआई की ब्रांच नंबर 1 का स्टेट ऑडिटर, ब्रांच नंबर 1 का, तो मैं किसी भी ब्रांच का, एनी ब्रांच का, ब्रांच 1 2 3 4 किसी भी ब्रांच का मैं स्टॉक ऑडिटर या इंस्पेक्शन ऑडिटर नहीं बन सकता। हमारी सोसाइटी में यह लगता है, वो एक दवाई डालने आते हैं जिससे मच्छर ना आए, इसलिए इतनी आवाज होती है, हो रही है ना आवाज? ब्रांच का, ब्रांच 1 2 3 4 किसी भी ब्रांच, स्टॉक ऑडिटर और इंस्पेक्शन ऑडिटर, क्लियर है? नहीं बन सकता हूं मैं किसी भी मतलब किसी भी ब्रांच का, क्लियर है? और सिस्टर कंसर्न का भी नहीं बन सकता हूं। सर ये सिस्टर कंसर्न क्या होती है? जैसे मान लो अभी तो सारी बैंकें हैं ना, एक हो गई है, पर पहले थोड़े दिन पहले बैंक ऑफ बड़ौदा और देना, ये दोनों अलग थी, पर इनका मैनेजमेंट ऊपर सेम था। मैंने बोला हाँ, तो इनको मैं बोलूंगा सिस्टर कंसर्न की, इनको क्या बोलूंगा? सिस्टर कंसर्न की बैंक है। यानी मान लो अगर मैं स्टेट ऑडिटर हूं बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो मैं स्टॉक ऑडिटर इंस्पेक्शन ऑडिटर नहीं बन सकता हूं। पता है किसका? बैंक ऑफ बड़ौदा का भी नहीं बन सकता और देना का भी नहीं बन सकते। दोनों क्या है? सिस्टर कंसर्न है, ऐसा समझ के चल सकते हो तुम लोग। क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। अगर आप स्टेट ऑडिट करोगे ना, तो आप फुल्ली इंडिपेंडेंट रहने चाहिए, फिर आप किसी भी दूसरे लट्ठे में पड़ना ही मत। क्लियर है? बस यही सिंपल सी बात की गई है, कॉमन सेंस की बात थी। स्टेट ऑडिटर तो हमेशा क्या रहता है सर? इंडिपेंडेंट ही रहता है। ठीक है? हाँ, ये 44th पॉइंट है, देख लो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा, खाली रीड मारना है। मैंने इसलिए रेड भी हाईलाइट नहीं कर रखा। क्या बोला है? लॉ है ना, लॉ, इनकम टैक्स की बात चल रही है बेसिकली। इनकम टैक्स ये मना करता है, पता है क्या बोलता है? इनकम टैक्स ये बोलता है कि एक स्टेट ऑडिटर या एक टैक्स ऑडिटर कभी भी वैल्यूअर नहीं बन सकता है ऑफ अनकोटेड इक्विटी शेयर्स। क्लियर है? हाँ, ऑफ सेम एंटिटी। यानी वही भाई, सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी कंपनी का स्टेट ऑडिट कर रहा हूं, अगर मैं किसी कंपनी का टैक्स ऑडिट कर रहा हूं ना, तो मैं उसके इक्विटी शेयर्स को वैल्यू नहीं कर सकता, उसके अनकोटेड यानी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, उसको मैं वैल्यू नहीं कर सकता। ठीक है? हाँ, लेकिन अगर लॉ ने बोला ना कर सकते हो तो कर सकते हो, लॉ ने मना किया नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, लेकिन लॉ ने बोल दिया ना हाँ जाओ करो तो परमिसिबल है। क्लियर है? हाँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसको खाली एक बार देख करके चलना। क्लियर है? हाँ, मैं किसी कंपनी का अगर स्टेट ऑडिटर हूं, टैक्स ऑडिटर हूं, तो मैं फुल्ली इंडिपेंडेंट रहना चाहिए उसे, मैं उसमें कुछ भी चूचापड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है? यानी मैं अनकोटेड इक्विटी शेयर्स को वैल्यू नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्लियर है क्या? हाँ, लॉ ने बोला करने का तो करने का, लॉ ने अलाउ कर दिया ना, उस पर्टिकुलर केस में कर सकते हो, नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एक बेसिक सी बात को समझते हुए चलना, इंटेंशन को समझते हुए चलना। जब मैं स्टेट ऑडिट करूंगा तब मैं कुछ नहीं करूंगा, बस हर पॉइंट में घुमा फिरा के तुमको यही बात बोलेगा। बैंक में भी अभी यही बात बोली थी, मैंने बोला हाँ, बैंक में भी अभी यही बात बोली थी, दोस्त की हेल्प नहीं कर सकते, कितनी बुरी बात है। कौन से दोस्त की, कौन सी हेल्प? क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। ये देखो, ये वाला पॉइंट देखो, प्रैक्टिसिंग सीए नॉट परमिटेड टू एक्सेप्ट ऑडिट ऑफ अ बैंक इन विच ही हैज टेकन लोन अगेंस्ट एफडी। पॉइंट नंबर 31 क्या बोल रहा है? बहुत मस्त बात बोल रहा है। मैंने लोन ले रखा था, ठीक है, और मैंने सामने सिक्योरिटी में मेरी एफडी दे रखी थी। एसबीआई से मैंने लोन ले रखा था, सिक्योरिटी में मेरी एफडी दे रखी थी, तो मैं कभी भी एसबीआई का ऑडिट नहीं कर सकता हूं। प्रैक्टिसिंग सीए नॉट परमिटेड टू एक्सेप्ट बैंक ऑडिट इन विच ही हैज टेकन लोन अगेंस्ट एफडी। मैंने एसबीआई में लोन ले रखा था एफडी के सामने, सिक्योरिटी में एफडी दी थी, तो मैं उसका ऑडिट नहीं कर सकता। अच्छा सर, मैंने अगर जायदाद दी होती, मेरी जमीन दी होती, तो मैं कर सकता था। हाँ, तो आप कर सकते थे। क्लियर है क्या? हाँ, एफडी लोन अगर तुमने लिया है ना, एफडी लोन अगेंस्ट एफडी, तो फिर आप नहीं कर सकते उसका ऑडिट। क्लियर है? यस सर क्लियर है। ये देखो, एक बहुत मस्त बात है, ये बहुत मस्त बात है, एक बहुत मस्त बात है। पता है, अपन ने सीखा था क्लॉज नंबर 4 पार्ट नंबर 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल में, जहां जहां इंटरनल ऑडिटर आया ना, वो कुछ नहीं कर सकता। यानी कि सर, क्या इंटरनल ऑडिटर स्टॉक ऑडिटर बन सकता है? उस पर कोई भी तरह की बंदिश नहीं है। तो और अब बात करूंगा फिर कभी प्लानिंग की, किस तरीके से करना है, स्पेशली एक दिन प्लान करेंगे। ठीक है? हाँ चलो, क्या बोल रहा था मैं, बड़े ध्यान से देखना। एक इंटरनल ऑडिटर ना कभी भी टैक्स ऑडिटर नहीं बन सकता, जीएसटी ऑडिटर नहीं बन सकता, स्टेट ऑडिटर नहीं बन सकता। ऐसा अपन ने क्लॉज नंबर 4 ऑफ पार्ट नंबर 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल में सीखा था क्या? हाँ सर सीखा था। अब तुम मेरे को बताओ, मैं एक कंपनी का इंटरनल ऑडिटर हूं, क्या मैं उसका स्टेट ऑडिटर बन सकता हूं? क्या नहीं बन सकते सर। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन दे रखा है, आप एक कंपनी के इंटरनल ऑडिटर हो ना, तो आप उसके खाली ईपीएफ के लिए स्टेट ऑडिटर बन सकते हो।
यानी आप उसके स्टेट ऑडिटर ऐसे तो नहीं बन सकते, पूरी कंपनी के नहीं बन सकते, लेकिन मान लो मेरे को स्टेट ऑडिटर रखना है कि वो खाली ईपीएफ चेक करे, खाली एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड चेक करे, तो फिर वो चल जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। लेकिन 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 मान लो कि भाई कोई सीए फर्म है, वो इंटरनल ऑडिटर है खाली पीएफ की या खाली ईपीएफ की, इंटरनल ऑडिटर है खाली ईपीएफ की, क्या वो सीए फर्म स्टेट ऑडिट कर सकती है क्या? नहीं सर, वो स्टेट ऑडिट नहीं कर सकती, क्योंकि स्टेट ऑडिट के लिए मेरे को 100% इंडिपेंडेंस चाहिए। यहाँ पे तो 100% इंडिपेंडेंस है ही नहीं, क्योंकि पीएफ ट्रस्ट के आप हो ना इंटरनल ऑडिटर। वापस समझाता हूं सर, बहुत आवाज आ रही है। क्योंकि स्टेट ऑडिट के लिए मेरे को 100% इंडिपेंडेंस चाहिए, यहाँ पे तो 100। और बताओ संयम भाई, और बताओ संयम भाई। हाँ बहुत आ रही है, बोलते रहो। आवाज देखो गई 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 ना, आवाज गई कि नहीं गई? पता नहीं यार, बहुत धुआं छोड़ेंगे ये लोग। हाँ कम हो रही आवाज, हो गई कम, कम हो गई, कम हो गई सर, कम हो गई। चलो सर, मैंने क्या बोला बड़े ध्यान से देखना। चले गए सर, चले, बड़े ध्यान से देखना। कम हो गई ना सर? कम हो गई, कम हो गई। हाँ सर गई। मैंने बोला मैं किसी कंपनी का अगर इंटरनल ऑडिटर हूं ना, तो कॉमन सेंस की बात है, मैं वो पूरी कंपनी का स्टेट ऑडिट नहीं कर सकता। बट मान लो मैं किसी कंपनी का इंटरनल ऑडिटर हूं, तो मैं खाली उसका ईपीएफ के लिए स्टेट ऑडिटर बन सकता हूं। यानी मेरे को पूरा सब चेक नहीं करना, खाली मेरे को एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड चेक करना है। चलेगा क्या? चल जाएगा, ठीक है। अब मान लो मैं किसी कंपनी का इंटरनल ऑडिटर हूं, लेकिन खाली मैं पीएफ ही चेक कर रहा हूं, खाली ईपीएफ चेक कर रहा हूं, पूरा काम नहीं कर रहा हूं। मैं इंटरनल ऑडिटर हूं, लेकिन खाली ईपीएफ का इंटरनल ऑडिटर हूं। क्या मैं उस कंपनी का स्टेट ऑडिटर बन सकता हूं क्या? नेवर एवर। देखो, अगर आपको किसी भी कंपनी का स्टेट ऑडिटर बनना है ना, यू शुड बी 100% इंडिपेंडेंट। यहाँ पे तो आप 100% इंडिपेंडेंट हो ही नहीं, यहाँ पे तो आप इंटरनल ऑडिटर हो ऑफ पीएफ ट्रस्ट। भले पीएफ ट्रस्ट के हो, भले छोटा सा खाली पीएफ ट्रस्ट ही चेक कर रहे हो, तो भी आप इंडिपेंडेंट तो नहीं हो ना। नहीं सर, इसलिए मैं उस कंपनी का स्टेट ऑडिट नहीं कर सकता। क्या तुमको 40 और 42 में कोई डाउट है कि नहीं है? पहले मेरे को वो बताना सर। क्या तुमको 40 और 42 में कोई डाउट है कि नहीं है? तुम मेरे को वो बताना सर पहले। यस या नो डाउट ऐसा लिख करके बताना। क्या यस नो मेरे को समझ में नहीं आता है, मिक्स हो जाता है। डाउट है कि नहीं है? नो डाउट, क्लियर, ऐसा कुछ लिख के बताना, ताकि मेरे को पता चले कि तुमको कोई डाउट है कि तुमको कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? ग्रेट, क्लियर सर, ग्रेट। तुम मेरे को बताओ, मैं अगर स्टेट ऑडिटर हूं तो मैंने क्या बोला? मेरे को जरा भी चूचा पड़नी चाहिए। सिंपल है क्या? मैंने बोला हाँ। यानी आप कॉन्करेंट ऑडिटर हो बैंक एक्स के, तो आप स्टेट ऑडिटर नहीं बन सकते बैंक एक्स के। कॉमन सेंस ना। एसबीआई का मैं या तो कॉन्करेंट ऑडिटर बन सकता हूं या तो स्टेट ऑडिटर बन सकता हूं। मैंने बोला ना स्टेट ऑडिटर हूं तो कॉन्करेंट ऑडिट नहीं कर सकता। लेकिन यहां पे क्या बोल दिया पता है? आप बैंक एक्स के कॉन्करेंट ऑडिटर थे, आप बैंक एक्स के तो स्टेट ऑडिटर नहीं बन सकते, आप बैंक वाई के भी नहीं बन सकते अगर वो बैंक वाई जो है बैंक एक्स की है सर, पागल हो गए हम तो। दो बैंक है, बीओबी है और देना है। क्लियर है क्या? मैंने बोला यस सर, बीओबी है, देना है। मैं हूं ना, मैं मान लो कॉन्करेंट ऑडिटर हूं बीओबी का, तो कॉमन सेंस की बात है, मैं बीओबी का स्टेट ऑडिट तो कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता भाई। मैं बीओबी का स्टेट ऑडिट तो नहीं कर सकता, देना का भी नहीं कर सकता, यानी मेरी रिलेटेड बैंक का भी नहीं कर सकता। मैं कॉन्करेंट ऑडिटर था किसमें? बैंक एक्स में। बैंक एक्स इज नथिंग बट बीओबी। तो मैं स्टेट ऑडिटर नहीं बन सकता देना का। क्यों सर? क्योंकि देना जो है ना वो बीओबी का ही है, देना जो है वो बीओबी का ही है। क्लियर है? हाँ सर। सिस्टर कंसर्न में भी आप नहीं बन सकते। क्लियर है क्या? ये मेरे को बताओ सर। बस सिंपल सी बात, तुम इंटेंशन को समझो, खाली इंटेंशन को समझते जाओ। आप कहीं भी स्टेट ऑडिटर हो ना, तो आप दूर दूर तक और कुछ नहीं करने चाहिए ना। आप उसको कॉन्करेंट ऑडिट देने चाहिए, ना आप पड़ोसी को देने चाहिए। खाली स्टेट ऑडिटर पे फोकस करेगा, कॉन्करेंट ऑडिटर खाली कॉन्करेंट पे फोकस करेगा। मैं कॉन्करेंट ऑडिटर था बैंक एक्स का, तो उसका स्टेट ऑडिटर तो नहीं कर सकता, उसका स्टेट ऑडिटर नहीं बन सकता, रिलेटेड बैंक का भी नहीं बन सकता। क्लियर है क्या? हाँ सर। 44 खत्म है, 43 खत्म है, 42 खत्म है, 41 डन है, 40 डन है, 39, 38, 37 ग्रो, 36, 35 यो, 34, 33, 32, 31, 30, 29 डन है। ठीक है, 28 डन है। उसके बाद 27 डन है, 26 डन है, 25 ओके, 25 स्पेंडिंग मैं करवाता हूँ। 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 ठीक है। चलो 25 करवाता हूँ मैं पहले तुमको, सिंपल सी बात को समझ में। वापस है
सर ब्रेक करी मनीषा, आवाज आ रही है तो मैं ब्रेक तो तुमको दे दूं, फिर बाद में तुम बोलोगे कि हमारा हैवी हो गया, क्योंकि फिर ब्रेक के बाद भी अपन पढ़ेंगे ना। डाउट नहीं है? चली गई आवाज, चली गई। चल, बीच बीच में आ रहे हैं, दवाइयां छिड़क के जा रहे हैं, बीच बीच में आ रहे हैं भाई, दवाइयां छिड़क के जा रहे हैं। एक ही जगह पे कितने मच्छर मारेंगे यार, वही तो। इफ प्रैक्टिसिंग सीए इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन अ कंपनी, प्रैक्टिसिंग सीए हूं मैं, एक कंपनी में डायरेक्टर हूं। मैं एक कंपनी में क्या हूं सर? डायरेक्टर हूं। नॉन एग्जीक्यूटिव को छोड़ दो, मैं एक कंपनी में डायरेक्टर हूं। क्या मैं वो कंपनी का ऑडिट कर सकता हूं क्या? मैंने बोला था नहीं सर, अब डीओ हो गया, डायरेक्टर एम्प्लॉय ऑफिसर, तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते। मैंने बोला था सर, हाँ सर। मैंने बोला उस कंपनी का तो नहीं बन सकता, उस कंपनी का कोई ज्वाइंट वेंचर है ना, उसका भी नहीं बन सकता। सिंपल सी बात है। यस सर, यानी उसकी रिलेटेड कंपनी का भी नहीं बन सकता। सिंपल सी बात है। मैं किसी कंपनी में मान लो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं, ऐसा बोला गया है, तो भाई मैं उस कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं, तो मैंने बोला था डीओ अगर मैं हूं, डायरेक्टर एम्प्लॉय ऑफिसर, तो मैं उसका क्या नहीं कर सकता? ऑडिट नहीं कर सकता हूं। हाँ सर। उस कंपनी का तो नहीं कर सकता हूं, उसकी ज्वाइंट वेंचर का भी नहीं कर सकता हूं। बस सिंपल सी बात है, उसका ज्वाइंट वेंचर का भी नहीं कर सकता हूं। दैट्स इट। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं, डिसीजन नंबर 16। डिसीजन नंबर 16 बहुत सिंपल सी बात बोलता है सर। डिसीजन नंबर 16 बहुत सिंपल सी बात बोलता है, आई एम नॉट परमिसिबल टू एक्सेप्ट स्टेट ऑडिट ऑफ सोसाइटी वेयर इमीडिएट फैमिली मेंबर दैट इज स्पाउस एंड डिपेंडेंट होल्ड ऑनररी पोजीशन ऑफ मैनेजिंग कमिटी ऑफ इंस्टीट्यूट गवर्नड बाय सोसाइटी। सर बाउंसर चला गया, सर बाउंसर चला गया, हमको समझाओ। सर बाउंसर चला गया, सर बाउंसर चला गया। रुको जरा, सब्र करो। बाउंसर चला गया सर, रुको। इसको एक डायग्रामेटिकली मैं तुमको समझाता हूं। एक सोसाइटी है, वो नॉन चैरिटेबल सोसाइटी है। नॉन चैरिटेबल नहीं, नॉन कमर्शियल सोसाइटी, यानी कुछ पैसे नहीं लेती है वो, ठीक है। मैंने बोला उसमें है ना कॉलेज है, कॉलेज नंबर 1, कॉलेज नंबर 2, कॉलेज नंबर 3। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। मान लो मेरी बीवी, मेरी वाइफ, या मेरा बेटा, या मेरी बेटी उस कॉलेज में ऑनररी पोजीशन पे है। सर ऑनररी पोजीशन मतलब मैंने बोला था ना, फ्री में काम कर रहे हैं, बड़ी पोजीशन पे, उच्च पोजीशन पे फ्री में काम कर रहे हैं, ऑनररी पोजीशन पे। क्लियर है क्या? हाँ सर। क्यों फ्री में काम कर रहे हैं? मैंने बोला नहीं, नॉन कमर्शियल सोसाइटी है। क्लियर है? हाँ सर, इसलिए फ्री में काम कर रहे हैं। तो मैं उस सोसाइटी का ऑडिटर नहीं बन सकता, मैं उस सोसाइटी का ऑडिटर नहीं बन सकता। बताओ सर, आसान लगा कि आसान नहीं लगा? क्या डाउट है क्या इसमें? क्या डाउट है क्या इसमें? तुम बताओ सर। कॉलेज 1, कॉलेज 2, कॉलेज 3 करके 3 कॉलेज है, एक बड़ी सी सोसाइटी है। मेरी वाइफ या मेरा बेटा या मेरी बेटी, दे आर होल्डिंग ऑनररी पोजीशन इन एनी ऑफ द कॉलेजेस, तो मैं उसका उस सोसाइटी का ऑडिट नहीं कर सकता। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। बस वही बात लिखी गई है, नॉट परमिसिबल टू एक्सेप्ट स्टेट ऑडिट ऑफ सोसाइटी। मैं उस सोसाइटी का स्टेट ऑडिट नहीं कर सकता जहां पे मेरी स्पाउस यानी मेरी वाइफ या मेरा डिपेंडेंट यानी मेरा बेटा बेटी ऑनररी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं उनके इंस्टीट्यूट में, उनके कॉलेज में होल्ड कर रहे थे। वो लोग ऑनररी पोजीशन होल्ड करे थे कॉलेज नंबर 1 में, तो मैं वो सोसाइटी का नहीं कर सकता। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। मैं तुमको बताऊं, ऐसी सेम चीज अपन ने सीखी थी क्लॉज नंबर 4 ऑफ पार्ट नंबर 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल में, कि भाई मैं उस कॉलेज का तो नहीं कर सकता, आसपास वाले कॉलेज का भी नहीं कर सकता और पूरे इंस्टीट्यूट का भी नहीं कर सकता। याद है अपन ने सीखा था, अगर मैं लेक्चरर था, वहां पे अपन ने लेक्चरर लिया था, ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट और लेक्चरर ऑफ कॉलेज, कि मैं सेम मैनेजमेंट का भी नहीं कर सकता। यानी मैं कॉलेज 1 में अगर लेक्चरर हूं ना,
तो मैं कॉलेज 2 का भी ऑडिट नहीं करूंगा, 1 का भी नहीं करूंगा, 3 का भी नहीं करूंगा और मेन ऊपर ट्रस्ट का भी नहीं करूंगा। ऐसी सेम चीज सीखी थी। इन शॉर्ट अगर आप स्टैट ऑडिटर हो ना, मैंने बोला स्टैट ऑडिटर का दूर दूर तक कहीं रिश्ता नाता होना ही नहीं चाहिए। ये क्रक्स को समझ करके चलो, तुमको एग्जाम में नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, क्रक्स को समझ के चलना है। स्टैट ऑडिटर अगर है ना, स्टैट ऑडिटर, तो भाई वो और कोई काम नहीं करेगा, बाकी सारे काम तेल लेने गए। बस इतना समझ के चलना, क्रक्स को समझ के चलना, अगर तुमको चीजें वहां पे कंफ्यूज हो जाओ तो। अब पता है BRSR अपन ने पढ़ा था इमर्जिंग एरियाज में, याद है BRSR की रिपोर्ट अपन पढ़ते थे, मैंने बोला यस सर 9 प्रिंसिपल्स ऑफ BRSR अपन ने पढ़े थे, मैंने बोला हाँ जी पढ़े थे। नॉट परमिसिबल फॉर प्रैक्टिसिंग CA बीइंग स्टैट ऑडिटर, मैं एक कंपनी का स्टैट ऑडिटर हूं, क्या मैं उसकी BRSR स्टडी बना सकता हूं क्या? नहीं बना सकता। लेकिन क्या मैं उस पर एडवाइजरी सर्विसेज दे सकता हूं क्या? हाँ यार, ये तो आपका काम है, आप CA हो, आप एडवाइजरी दे सकते हो, आप एश्योरेंस दे सकते हो क्या? यस सर, आप CEO, आप एश्योरेंस दे सकते हो, आप एडवाइजरी दे सकते हो, आप एश्योरेंस दे सकते हो, बट आप खुद जाकर के वो BRSR स्टडी बना नहीं सकते। बस वही लिखा हुआ है, नॉट परमिसिबल फॉर प्रैक्टिसिंग CA बीइंग स्टैट ऑडिटर। मैं एक कंपनी का स्टैट ऑडिटर हूं, तो मैं BRSR की स्टडी नहीं करूंगा उसके लिए, लेकिन मैं एडवाइजरी एश्योरेंस वगैरह दूंगा वो BRSR स्टडी को लेकर के। क्लियर है क्या? यस सर क्लियर। पॉइंट नंबर 5 पे आता हूं, परमिसिबल फॉर प्रैक्टिसिंग CA टू मेंशन पोजीशन एज प्रमोटर डायरेक्टर ऑन पोर्टल ऑफ कंपनी। मैं किसी कंपनी का प्रमोटर हूं, मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं। क्या ये बात कंपनी के पोर्टल पे लिखी होगी क्या? कंपनी की वेबसाइट पे? यस सर लिखी होगी, बिंदास तरीके से लिखी होगी। रिलायंस की वेबसाइट पे लिखा होगा शंकर लखवानी उसका डायरेक्टर है। लेकिन याद है मैंने बताया था वहां पे अगर मैंने प्रोफेशनल अटेनमेंट्स या नेम ऑफ फर्म लिखा तो बाकी डायरेक्टरों को मिर्ची लगेगी। यस सर, तो इसीलिए आपको ये नहीं करना। वहां पे पता है मैंने बोला था डायरेक्टर का जब भी क्वेश्चन है तो क्लॉज 6 क्लॉज 7 दोनों का रेफरेंस देते हुए चलना। बस वही तो बात है मेरे भाई, क्लॉज 6 क्लॉज 7 दोनों का रेफरेंस देते हुए चलना। वहां पे मैंने बताया था ना प्रोस्पेक्टस में जब आप डायरेक्टर बन रहे हो तो प्रोस्पेक्टस में क्या चीजें लिखी जाएगी क्या नहीं लिखी जाएगी। मैंने बोला था डायरेक्टरशिप्स हेल्ड इन अदर कंपनीज आप दे सकते हो, बट नेम ऑफ फर्म, प्रोफेशनल अटेनमेंट, स्पेशलाइजेशन, ये सब बातें नहीं दे सकते। याद है, वही बस बोला है। वहां पे क्या था प्रोस्पेक्टस में, यहाँ पे क्या है ना कंपनी के वेबसाइट पे, कंपनी के पोर्टल पे। क्लियर है क्या? हाँ सर, आप बोल सकते हो मैं प्रमोटर हूँ, डायरेक्टर, आपका फोटो वोटो सब होगा, लेकिन आपका प्रोफेशनल अटेनमेंट्स वगैरह नहीं होंगे। क्लियर है क्या? हाँ सर, खाली आपका नाम होगा और क्या होगा सर, के नाम के साथ क्या लिखा होगा, डायरेक्टरशिप हेल्ड इन अदर कंपनीज। नहीं तो क्या हो जाएगा ना सर, वायलेशन हो जाएगा क्लॉज 6 क्लॉज 7 का। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर क्लियर है। जल्दी बताओ सर। यहाँ पे लिखा है नो वायलेशन ऑफ क्लॉज 6 क्लॉज 7, यानी कि आपने खाली अपनी पोजीशन को मेंशन किया ना, हाँ मैं प्रमोटर डायरेक्टर हूं, तो कोई वायलेशन नहीं होगा। लेकिन यू कांट मेंशन प्रोफेशनल अटेनमेंट्स एंड नेम ऑफ फर्म, वो सेम चीज अपन सीखते हुए आए। क्लियर, कुछ हाई फाई नहीं। प्लीज ये चीज को ध्यान में रखना। प्रैक्टिसिंग CA है ना, बन सकता है किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में। प्राइवेट बैंक की बात नहीं चल रही है, पब्लिक बैंक की बात नहीं चल रही है, कोऑपरेटिव बैंक में वो बन सकता है प्रोफेशनल डायरेक्टर इन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो होता है ना कोऑपरेटिव बैंक में, बेसिकली कोऑपरेटिव बैंक को जो मैनेज करता है उसमें आप प्रोफेशनल डायरेक्टर बन सकते हो। आप क्या बन सकते हो? प्रोफेशनल डायरेक्टर। प्लीज ये टर्म्स को याद में रखना, तुमको वो लोग कंफ्यूज कर देंगे नेशनलाइज्ड बैंक में, PSU बैंक में, ना जी ना, BOB SBI इन सारों के बैंक की बात नहीं चल रही। कोऑपरेटिव बैंक में मैं क्या बन सकता हूं? प्रोफेशनल डायरेक्टर। क्लियर है क्या? हाँ, किसका? बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है क्या? हाँ सर, मतलब कोई कोऑपरेटिव बैंक है उसको कोई मैनेज कर रहा है बोर्ड, उसका मैं प्रोफेशनल डायरेक्टर बन सकता हूँ। ठीक है हाँ सर, मैंने क्या बोला? वापस से वही बात, आप अगर कहीं स्टैट ऑडिट कर रहे हो ना, आप उसकी चू चपड़ जरा भी कुछ भी नहीं करोगे उसका काम। नॉट परमिसिबल फॉर CA बीइंग स्टैट ऑडिटर ऑफ बैंक टू एक्सेप्ट ASM ऑफ कस्टमर ऑफ सेम बैंक साइमल्टेनियसली। यानी यहाँ पे क्या लिखा है, या तो आप ASM कर लो या तो आप स्टैट ऑडिट कर लो। सर ASM का मतलब सिंपल सादा सा बात समझना, मैं हूं ना, मैं स्टैट ऑडिटर हूं SBI का, मेरे को पता चला सौरभ का बैंक अकाउंट है SBI में, मेरे को पता चला सौरभ ने कुछ कांड कर रखे। सौरभ तो हमारा नया हर्षद मेहता है, ये कुछ कांड कर रहा है। मैंने बोला भाई इस पे इंक्वायरी बिठाओ। वो इंक्वायरी मैं नहीं कर सकता, कोई एक्सटर्नल एजेंसी वो इंक्वायरी करेगी। क्लियर है क्या? हाँ सर। ASM का मतलब है एजेंसी। ASM एक ऐसी एजेंसी जो कि स्पेशलाइज्ड मॉनिटरिंग करती है। ASM यानी कि एजेंसी फॉर स्पेशलाइज्ड मॉनिटरिंग। मैं क्या नहीं कर सकता हूं? सौरभ की स्पेशल मॉनिटरिंग नहीं कर सकता। अगर मैं सौरभ को क्या कर रहा हूं सर? स्टैट ऑडिट की सर्विस दे रहा हूं। अगर मैं सौरभ को नहीं, अगर मैं बैंक को स्टैट ऑडिट की सर्विस दे रहा हूं, मैं SBI को क्या दे रहा हूं सर? स्टैट ऑडिट की सर्विसेज दे रहा हूं। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर उस बैंक का कोई भी कस्टमर में झोल है, तो मैं उस झोल को पकड़ूंगा नहीं, मैं उस झोल का ASM नहीं करूंगा, मैं सौरभ का ASM नहीं करने वाला। क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है, वही लिखा हुआ है। नॉट परमिसिबल फॉर CA बीइंग स्टैट ऑडिटर ऑफ बैंक। मैं कौन हूं? SBI का स्टैट ऑडिटर। मैं कौन हूं? SBI का स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूं। तो मैंने बोला भाई मैं और कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। यानी क्या, अगर सौरभ ने झोल कर रखा होगा, सौरभ कौन था? कस्टमर था बैंक का, तो क्या मैं सौरभ का ASM करूं क्या? एजेंसी फॉर स्पेशलाइज्ड मॉनिटरिंग करूं क्या? ASM नहीं कर सकता। आप एजेंसी फॉर स्पेशलाइज्ड मॉनिटरिंग वाला काम नहीं कर सकते। क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। मान लो एक स्कूल को
सर अगर इंडिपेंडेंट फैमिली मेंबर हो एक्सेप्ट स्पाउस ट्रस्ट, हाँ आप कर सकते हैं। डिपेंडेंट वगैरह जो हो ना, डिपेंडेंट वाले, डिपेंडेंट और स्पाउस ये दो ही कवर है, उसके अलावा चलेंगे सर। क्लियर है क्या? हाँ सर, उसके अलावा चलेंगे सर। मैंने बोला डिपेंडेंट या स्पाउस से दो ही आएंगे, इमीडिएट फैमिली मेंबर ही आएंगे। क्लियर है क्या? हाँ सर। मान लो मेरे वर्किंग पेरेंट्स है, वो अगर हो तो चलेगा? मैंने बोला हाँ वो अगर हो तो चलेगा। चलो सर, मैं क्या बोल रहा था, मान लो एक इंस्टीट्यूट है, उसको 5 करोड़ का ग्रांट मिला गवर्नमेंट से। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसको 5 करोड़ का ग्रांट मिला गवर्नमेंट से, उसमें से उसने 4 करोड़ को यूटिलाइज किया, 1 करोड़ को यूटिलाइज नहीं किया। ठीक है, हाँ। अब वो सीए के पास जाएगा, बोलेगा सीए साहब देखो सरकार ने मेरे को 5 करोड़ का ग्रांट दिया था, उसमें से मैंने 4 करोड़ का इस्तेमाल किया, 1 करोड़ का इस्तेमाल नहीं किया। अब सरकार मेरे से प्रूफ मांग रही है। सरकार क्या मांग रही है? मेरे से प्रूफ मांग रही है। सरकार मेरे से 1 करोड़ रुपए वापस मांग रही है। क्लियर है? हाँ। तो भाई आप एक काम करो, आप लिख करके दो ना मेरे को कि मैंने 4 करोड़ का यूज किया है, 1 करोड़ का यूज नहीं किया, तो मैं उसको सर्टिफिकेट बना के दूंगा कि हाँ ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने 4 करोड़ का यूज किया है, 1 करोड़ का यूज नहीं किया है। तो सीए पता है नॉर्मली परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मैं परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज कर सकता हूं। परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन अमाउंट, यानी मैं 4 करोड़ का मान लो, मैंने उसको बोला 10% मेरा। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है, वही लिखा हुआ है, परमिसिबल फॉर प्रैक्टिसिंग सीए टू चार्ज फीस ऑन परसेंटेज। किसका परसेंटेज? यूटिलाइजेशन अमाउंट का परसेंटेज, 4 करोड़ का। क्लियर है क्या? हाँ सर। टू सर्टिफाई द अमाउंट, क्योंकि सीए क्या कर रहा है, सर्टिफिकेशन की सर्विस दे रहा है, सर्टिफिकेट बना करके दे रहा है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट को ग्रांट मिली थी। वापस बताता हूं जिनको नहीं समझ में आया, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थी, उसको 5 करोड़ का ग्रांट मिला गवर्नमेंट से। वो 5 करोड़ में से उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने 4 करोड़ यूटिलाइज किए, 1 करोड़ अनयूटिलाइज ही रह गए। तो सीए के पास वो गया, बोलता है मेरे को ऐसा सर्टिफिकेट बना करके दो कि हमने 4 करोड़ यूटिलाइज किए हैं। तो सीए क्या बोलेगा ना, ये 4 करोड़ में से कुछ परसेंटेज फीस मिली। ऐसे तो सीए लमसम अमाउंट पे ही फीस चार्ज करता है, वो बोलेगा 1 लाख 2 लाख, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में वो परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज कर सकता है। ऐसा ईएसबी का डिसीजन है। यानी कि तुमको कंफ्यूज करने के लिए वो बोलेगा कि भाई परसेंटेज किस में से कैलकुलेट होंगे, क्या 5 करोड़ में से होंगे, 4 करोड़ में से होंगे? मैं बोलूंगा 4 करोड़ में से होंगे। रीजन बीइंग यूटिलाइजेशन अमाउंट के परसेंटेज मेरे को लेने। अब बताओ सर। नहीं, ये वाले स्पेसिफिक केस में खाली ईएसबी का डिसीजन ही देना, खाली ईएसबी का रेफरेंस ही देना ये वाले जब आएंगे ना तो तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्लॉजेस के रेफरेंस मत दे करके आना। क्लियर है क्या? हाँ, अगर ये वाले पॉइंट आते हैं तो ईएसबी का ही अपने को क्या देना है, रेफरेंस देना है। तो मैं खाली तुमको लिंकेज के लिए समझा रहा हूँ कि भाई ये चीज अपन ने उधर भी पढ़ी थी, उधर भी पढ़ी थी, बाकी नहीं समझना है तो भाड़ में गई वो चीज। क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। क्लॉज नंबर 10 का एक्सेप्शन क्या? हाँ चलो, उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं सर, प्रैक्टिसिंग सीए है ना, प्रैक्टिसिंग सीए, मैंने बोला एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है, तुम मेरे को बताना एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है। तो मैं बोलूँ एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होता है जो कि काम धंधा नहीं करता, जो कोई एग्जीक्यूशन नहीं करता है। सिमिलरली एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होता है जो कि कोई काम धंधा नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट रहता है। तो मैंने क्या बोला, ही इज नॉट इन्वॉल्व इन डेली एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अरे हाँ, ये तो बेसिक डेफिनेशन है, ये तो हमको पता है, वो कोई काम धंधा नहीं करता है। मुद्दे पे आओ, मैंने बोला प्रैक्टिसिंग सीए किसी भी कोऑपरेटिव बैंक का नॉन एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, प्रोवाइडेड वो उसका या उसका पार्टनर जो है ऑडिट नहीं करना चाहिए। अरे बस वही बात है भाई, आप ऑडिट कर रहे हो ना तो आप दूसरी कोई चूचापड़ नहीं कर सकते। क्या मैं एक कोऑपरेटिव बैंक का नॉन एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूं? क्या बिंदास तरीके से बन सकते हो, प्रोवाइडेड आप या आपका पार्टनर जो है ऑडिट नहीं करना चाहिए। सेम चीज अपन ने कंपनी के केस में सीखी थी। आप किसी कंपनी के डीओ हो तो यू कैन आप किसी कंपनी के डीओ हो तो यू कैन नॉट बिकम द ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी। ये सीखी थी अपन ने। हाँ सर, मैं किसी कंपनी का डीओ हूं, डायरेक्टर एम्प्लॉय ऑफिसर, तो मैं उसका क्या नहीं कर सकता, ऑडिट नहीं कर सकता। उधर कंपनी के लिए सीखी थी, यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक की बात चल रही, वहां पे कंपनी के लिए सीखी थी। तो इस पे तो फिर कोऑपरेटिव बैंक वाले हैं, हमारे लिए तो कुछ बोला ही नहीं गया ना, तो ईएसबी ने डिसीजन दिया। देखो क्लॉज में डालना रह गया था, अब तुम्हारे लिए मैं डिसीजन दे रहा हूं कि कोऑपरेटिव बैंक को भी ये वाले प्रोविजंस लागू होने वाले हैं। क्लियर है? हाँ, नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट आप डायरेक्टर हो, और मैं बोलता हूं यहाँ पे तो बोला गया नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कोई नॉर्मल डायरेक्टर भी होता है ना, वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। तो स्पेसिफिक केस आया उनके पास कोऑपरेटिव बैंक का, तो उन लोगों ने ये वाला डिसीजन सुनाया था। क्लियर है क्या? जल्दी बताओ सर। आप या आपका पार्टनर ऑडिटर नहीं होना चाहिए, वही चीज अपन ने सीखी थी डीओ में भी, वही तो चीज सीखी थी। मैं या मेरा पार्टनर या मेरा रिलेटिव अगर डीओ था तो आई कैन नॉट बिकम द ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी। वो क्या है, वो लूप होल्स लेकर के आए कि आपने अपने जो क्लॉजेस दिए उसमें आपने कंपनी बोला, हम तो कोऑपरेटिव बैंक हमको चलेगा, तो सबको मना कर दिया। और उस टाइम केस नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लेके आएंगे तो मना किया, बाकी तो इसमें सब डायरेक्टर आ गए। क्लियर है? हाँ, इतना डीप डाइव में क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, पूछ भी ले तो तुम्हारे वो क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। क्या है ना, कंसेप्ट को समझो। मैं स्टैट ऑडिट कर रहा हूं, वहां पे मैं कुछ भी नहीं दे सकता, ना उस कंपनी में, ना दूर दराज की किसी भी कंपनी में। सेम चीज अपन ने देखी थी ना, मैं सिस्टर कंसर्न ऑफ बैंक को भी कुछ नहीं दे सकता। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, वैसे तो भाई प्रैक्टिकली तो बात ही अलग चलती है। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी, पता है कौन सी चीज बताई थी?
मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक मस्त चीज ये बताई कि मैंने बोला पोजीशन को ध्यान में रखना, आप किसी कोऑपरेटिव बैंक के प्रोफेशनल डायरेक्टर बन सकते हो इन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। मैंने बोला था ये चीज, हाँ बस वही है। मैंने क्या बोला ना, परमिसिबल फॉर प्रैक्टिसिंग सीए टू बिकम मेंबर यहाँ पे प्रोफेशनल डायरेक्टर नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इन प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अच्छा सर, समझ गए, ऊपर क्या था प्रोफेशनल डायरेक्टर, यहाँ पे क्या है ना सर मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अच्छा, मैं मेंबर बन सकता हूं क्या? मैंने बोला हाँ मेंबर तुम बन सकते हो, क्योंकि जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होती है ना, उसका जो मेंबर होता है ना, उसका जो काम होता है वो डायरेक्टर सिंप्लिसिटर जैसा होता है। डायरेक्टर सिंप्लिसिटर का क्या होता है, आता है बैठ जाता है, आता है बैठता है चला जाता है, आता है बैठता है चला जाता है। तो पता है मैंने बोला था तुमको क्लॉज 11 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में कि डायरेक्टर सिंप्लिसिटर का काम आप बिंदास तरीके से कर सकते हो, आपको किसी के बाप की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यस सर। तो भाई क्योंकि डायरेक्टर सिंप्लिसिटर वाला ही काम करता है, ये जो मेंबर है ना प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, वो क्या करता है, डायरेक्टर सिंप्लिसिटर वाला ही काम करता है। तो मैंने बोला ठीक है ये वाला काम भी आप कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में आपको बोलता है रूरल तो कर सकते हो क्या? नहीं, तो नहीं कर सकते हो। यहाँ पे स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन आ चुका है, एमसीक्यू बन चुका है बीओएस पोर्टल पे, रूरल के लिए नहीं अलाउड है, ये खाली परमिसिबल है किसके लिए सर, अर्बन के लिए, अर्बन के लिए, किसके लिए, खाली अर्बन के लिए ही ये चीज परमिसिबल है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यानी कि चलेगा अगर मैं मेंबर हूं ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। क्लियर है, अर्बन वाला काम मैं कर सकता हूं बिकॉज इट इज मतलब सिमिलर टू डायरेक्टर सिंप्लिसिटर। यहाँ पे जो मेरा रोल होगा दैट इज सिमिलर टू डायरेक्टर सिंप्लिसिटर। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, वो भी फटाफट तरीके से। रूरल पूछा तो रूरल मना कर देना सर, रूरल परमिसिबल नहीं है, स्पेसिफिकली पॉइंट दे रखा है।